हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट व्याकरण पर आधारित होगा, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। चाहे वो परीक्षा आपकी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपीपी, एसएससी जीडी, आरओ, एएमआरएफ, एस टेट या आरपीएससी, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इन प्रश्नों को और इनकी व्याख्या सहित एक एक विकल्प को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कमल के समान नयन में समास होगा। कि जो कमल के समान नयन वाले का समास क्या होगा? क्या अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व होगा, या फिर कर्मधारय समास हो जाएगा? तो कौन सा समास हो जाएगा? तो कमल के समान नयन यानी कि क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कह सकते हैं? कमल नयन कह सकते हैं। इसका जो समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमल नयन हो जाएगा। कमल नयन, तो इसका जो समास होगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास की परिभाषा में क्या कहते हैं? एक विशेषण और विशेष्य की बात करता हो। जहाँ विशेषण और विशेष्य हो, या फिर उपमेय और उपमान जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है? कर्मधारय समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास की बात करें तो पहला पद जो है वो अव्यय होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप रहता है और द्वंद्व समास में योजक चिन्ह रहता है। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है अरडय रोदन का अर्थ है। कि जो अरडय रोदन है इसका अर्थ क्या होगा? क्या जोर जोर से रोना, विकल्प खा जंगल में चुपचाप रोना, विकल्प गा अकेले में बैठकर रोना, या घा व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा क ख ग घ में? तो इसका अरडय रोदन का जो अर्थ होगा वो विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, या फिर निष्फल, क्या कह सकते हैं कि निष्फल निवेदन करना यानी कि ऐसा निवेदन करना जिसका कोई मतलब ना हो, कोई अर्थ ना निकलने वाला हो, तो उसी को हम कहते हैं अरडय रोदन। जिस प्रकार से अरडय में जंगल में रोने से कोई फल नहीं मिलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं आपकी विपत्ति को, तो वहां क्या है? वो निष्फल ही है, व्यर्थ ही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 तरंग शब्द का पर्यायवाची है। कि तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्या पुष्कर होगा, क्या कूल होगा, जलधि होगा, या फिर उर्मी होगा? तो कौन सा इसका विकल्प सही होगा? का खा गा घा में क्या पुष्कर, कूल, जलधि या फिर उर्मी हो जाएगा? तो तरंग का अर्थ होता है लहर। क्या होता है? लहर एक इसका पर्यायवाची है, तो यानी कि इसका विकल्प घा बिल्कुल सही हो जाएगा, उर्मी। उर्मी का भी लहर होता है। पुष्कर जो है ये तालाब का पर्यायवाची है। किसका है? तालाब का है, इसी को हम सर कहते हैं। कूल का मतलब किनारा होता है। क्या होता है? किनारा होता है। और जलधि का मतलब सागर का पर्यायवाची है। किसका है? सागर का पर्यायवाची है। क्लियर है? देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए। यह सीरीज बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आप सभी लोगों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए। तो लाइक शेयर करते रहिए प्लीज। प्रश्न नंबर 4, जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अर्थात जो देखा न जा सके क्या होगा? दृश्य होगा, अदृश्य होगा, पारदर्शी होगा, या फिर अपारदर्शी होगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दृश्य का मतलब जो देखा जा सके, जो देखा जा सके, जो देखा जा सके वो दृश्य होता है, और जो देखा न जा सके उसे कहते हैं अदृश्य। विकल्प खा बिल्कुल सही होगा। पारदर्शी का मतलब होता है आर पार देखना। जैसे हम लोग जो शीशा होता है उससे हम लोग आर पार देख सकते हैं, पन्नी से हम लोग आर पार देख लेते हैं। और अपारदर्शी का अर्थ होता है कि दूसरी ओर का न दिखाई देना। जैसे बीच में दीवार हो तो दीवार के पीछे का हम लोग कुछ नहीं देख सकते हैं, तो वो दीवार क्या होगी? अपारदर्शी। तो अपारदर्शी का मतलब होता है कि दूसरी ओर का यानी कि पीछे का दिखाई न देना, दूसरी ओर का दिखाई ना देना। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपने बेहतर समझ लिया होगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक यानी कि हमको बताना है कि दो दो शब्द दिए हैं कि कौन सा विकल्प सही है जिसमें दोनों अर्थ अंक के दिए हों। क्या विकल्प का चिन्ह या लेख, ये यहां पर चिन्ह है, चिन्ह या लेख होगा। विकल्प का संख्या या गोद होगा। विकल्प का धब्बा या पाप होगा। घ डिठौना या फिर निशान होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां पर जो विकल्प दिया है विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंक का अर्थ होता है संख्या और गोद, तो अंक का अर्थ संख्या और गोद दोनों हो जाएगा, तो विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले विकल्प की बात करें तो चिन्ह का मतलब होता है अंक, लेकिन लेख का मतलब अंक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर। और अंक का पर्यायवाची निशान भी होता है, तो यह भी आप याद रखेंगे। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया चपल शब्द का उचित विलोम बताइए। जो चपल है इसका विलोम बताना है, उल्टा बताना है। क्या महान होगा, गंभीर होगा, अस्थावर होगा या फिर अचल होगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? का खा गा में चपल का अर्थ होता है चंचल। क्या? चंचल, ज्यादा बोलने वाला। तो इसका जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा गंभीर। विकल्प खा बिल्कुल सही हो जाएगा, गंभीर। विकल्प का की बात करें महान, तो महान का विलोम क्या होगा? तो महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। ठीक है, तुच्छ हो जाएगा, या फिर हम इसको ओछा कह सकते हैं, महान का विलोम। स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है? जंगम होता है। और अचल का विलोम चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चल हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ध्वज का पर्यायवाची है। ध्वजा या ध्वज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ध्वजा का पर्यायवाची है, तो कौन सा हो जाएगा? वृषकेतु होगा, मीनकेतु होगा, धूमकेतु या फिर केतु हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहां जो ध्वजा का पर्यायवाची है वो केतु हो जाएगा। ध्वजा का मतलब होता है झंडा। क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्वजा का अर्थ झंडा होता है। ठीक है, इसी को हम केतु कहते हैं, इसी को हम पताका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पताका। वृषकेतु का मतलब क्या हो जाएगा? तो वृषकेतु को हम शिव कह सकते हैं। क्या कहेंगे? शिव कहेंगे, महादेव कहेंगे। अर्थात जिनके ध्वजा पर बैल का चिन्ह बना हो, जिनके ध्वजा पर बैल का चिन्ह माना जाता हो, उन्हें हम वृषकेतु कहते हैं। ठीक है। और जो मीनकेतु दिया है, मीनकेतु जो विकल्प खा दिया है, ये किसका पर्याय है? तो ये कामदेव का पर्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। कामदेव को और हम क्या कहते हैं? तो मदन कहते हैं, मनोज कहते हैं। ठीक है, और क्या कहेंगे? पुष्पधनवा भी कहा जाता है। क्लियर है ना। और जो विकल्प गा दिया है धूमकेतु, ये आग से संबंधित है, यानी कि आग या अग्नि से संबंधित है। ठीक है, धूमकेतु है ना, अंतरिक्ष में आग के उड़ने वाले आग के गोले, इनको हम धूमकेतु कहते हैं। ठीक है, ओके। देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, निम्नांकित में से बेमेल छाटिए। तो बेमेल छाटना यानी कि जो पहला शब्द दिया है उसका ये अर्थ है या नहीं, यानी कि क्या दिया है यहां पर? तत्सम और तद्भव। कि पहला तत्सम और तद्भव दिया है। क्या? तत्सम और तद्भव के विकल्प दिए हुए हैं। क्या अच्छी मतलब आंख होता है, कुष्ठ मतलब कोढ़, कब्र मतलब दफन, या कोकिल मतलब कोयला। कौन सा बेमेल है? तो कौन सा बेमेल है तो आप लोग बताएंगे। इसका जो विकल्प होगा विकल्प घा बिल्कुल सही होगा। कोकिल का मतलब कोयला नहीं होता है। कोकिल का मतलब क्या होता है? तो कोकिल का मतलब होता है कोयल। क्या होता है? कोयल होता है। अच्छ का मतलब आंख होता है, कुष्ठ का मतलब कोढ़, और कब्र का मतलब दफन होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होगा? क्या अजाति होगा, कुजाति होगा, सुजाति होगा या फिर विजाति होगा। तो कौन सा विलोम हो जाएगा स्वजाति का? तो यहां पर जो विकल्प दिया है घा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वजाति का मतलब विजाति। ठीक है, स्वजाति का अर्थ विजाति, और कुजाति का विलोम सुजाति हो जाएगा। क्लियर है। और अजाति का मतलब जिसकी कोई जात ना हो उसे अजाति कहते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10,
उन्मूलन का विलोम होगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? क्या आमूलन होगा, निमीलन होगा, समूलन होगा या फिर रोपड़ होगा? तो उन्मूलन का विकल्प कौन सा विलोम सही होगा? तो यहां पर जो विकल्प हो जाएगा वो उन्मूलन का होगा रोपड़। उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ फेंकना और रोपड़ का मतलब होता है लगाना या लगाना, ठीक है। जो निमीलन दिया है इसका जो विलोम हो जाएगा वो उन्मीलन हो जाएगा, उन्मीलन हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कहा गया नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी यानी कि जो साड़ी है वो कैसी है? तो नीली है। क्या विशेषता है? क्या संख्यावाचक विशेषण होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा? तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो इसमें विकल्प गा बिल्कुल सही हो जाएगा। नीली जो है वो गुणवाचक विशेषण है। आपसे विशेषण के प्रकार पूछे जाए तो 4 प्रकार बताएंगे, कौन कौन से? तो आप बचाएंगे कौन कौन से बताएंगे कि गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन हिंदी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं उपस्थित होता हूं, तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या विदुषी शुद्ध है, क्या विदुषी शुद्ध है, क्या विदुषी शुद्ध है या विदुषी शुद्ध है? कौन सा विकल्प सही होगा? क, ख, ग, घ। तो किस विकल्प में वर्तनी शुद्ध दिए? विदुषी, विदुषी, विदुषी या फिर विदुषी? तो इसका जो शुद्ध वर्तनी है विकल्प का में सही दिया है, विदुषी होता है, विदुषी होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो गेह शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? क्या गाय होगा, व्योम होगा, गर्दभ होगा या गृह होगा? कौन सा होगा? तो गेह शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो गृह होगा। विकल्प घ बिल्कुल सही है। गृह का मतलब घर होगा। घर के पर्यायवाची की बात करें तो आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलय होगा, निकेतन हो जाएगा। यह आप याद रखेंगे। गाय को क्या कहते हैं? गो कहते हैं, ठीक है ना। तनु कहते हैं, पयशुनी कहते हैं, पयशुनी कहते हैं। व्योम का मतलब क्या होता है? तो व्योम का पर्यायवाची आकाश होता है। आकाश को ही नभ कहते हैं। क्या कहते हैं? नभ कहते हैं, अंबर कहते हैं, ठीक है। और गर्दभ का मतलब होता है गधा। क्या होता है? गधा। गधा को हम लोग खर कहते हैं। क्या कहते हैं? खर कहते हैं, चक्रीवान कहते हैं। क्लियर है? तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। देखेंगे हम लोग अगला विकल्प, देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, प्रछन्न शब्द का विलोम है। तो प्रछन्न शब्द का विलोम बताना। क्या गौड़ होगा, परोक्ष होगा, प्रतिपन्न होगा या फिर प्रत्यक्ष होगा? कौन सा विकल्प सही होगा क, ख, ग, घ में? तो प्रछन्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है? छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। तो छिपा हुआ का शब्द अगर देखें तो क्या होगा? तो होगा ढका हुआ, यानी कि छिपा हुआ और इसका ही ढका हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा? खुला। खुला का मतलब प्रत्यक्ष। तो प्रछन्न का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प घ बिल्कुल सही होगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। गौड़ का मतलब होता है अनदेखा करना। तो इसका क्या हो जाएगा? मुख्य। क्या होगा? मुख्य होगा, या इसे हम कह सकते हैं प्रधान। इसका विलोम होगा गौड़ का। परोक्ष का क्या होगा? तो परोक्ष मतलब पीछे, ठीक है। तो परोक्ष मतलब पीछे। तो इसका भी जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब सामने हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 यह आज का अंतिम प्रश्न है। थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थाली का बैंगन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? क्या उदार होना? विकल्प ख, क्या व्यंग्य वचन बोलना? क्या हालत पतला होना? या फिर विकल्प घ, कोई निश्चित विचार न होना? कौन सा विकल्प सही होगा क, ख, ग, घ में? तो थाली का बैंगन होना मतलब कोई निश्चित विचार न होना। विकल्प घ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अभ्यास किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बेहतर सीखा होगा, समझा होगा। और बेहतर कंटेंट पाने के लिए, बेहतर हिंदी पढ़ने के लिए आप हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।